नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। कक्षा 9 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 5 में मैं श्रवण कुमार यादव, प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जी जहान में होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्रिय शिष्यगण, पढ़ाने से पहले एक थोड़ी सी हमारी जो थिंकिंग है, जो आप एक्टिवेट हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। एक शिष्य ज्ञान के महत्व को याद करते हुए और गुरु से फरियाद करते हुए कहता है। एक शिष्य ज्ञान के महत्व को याद करते हुए और गुरु से फरियाद करते हुए कहता है, गुरु तेरे दर पर आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ। गुरु तेरे दर पर आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ, पर तेरे ज्ञान की दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो आइए दोस्तों, ज्ञान की दहलीज को हम नमन करते हुए आपको लेकर के चलते हैं व्याकरण की दुनिया में, जहाँ की दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है। स्टेटमेंट है, पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इस कोरोना वायरस की जंग में यह भी काम चलता रहे, क्योंकि कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हम घर के अंदर रहकर भी हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। खूब पढ़ो और खूब बढ़ो। आइए, पार्ट नंबर 5 है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आइए शिष्यगण, कुछ ऐसा ही करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। उपसर्ग के बारे में चर्चा मैंने इसके पहले कर चुका हूँ पार्ट नंबर 4 में। आज चर्चा करेंगे उपसर्गों के आधार पर। उपसर्ग को आप जानते हैं, उसके आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं। शब्द का निर्माण कैसे होता है, उसको आज हम जानेंगे। पहला है, उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए या चाहिए। उपसर्ग जब हम लगाते हैं और लगाकर शब्द का निर्माण करते हैं तो कुछ बातें होती हैं, उनको जानना हमें बेहद ज़रूरी है। अगर उन बातों को हम नहीं जानेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो शायद हम उपसर्ग से शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझ नहीं सकते। तो आइए, पहला है, प्रायः जिस प्रकार का मूल शब्द होता है, मूल शब्द मतलब धातु, प्रायः जिस प्रकार का मूल शब्द होता है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल शब्द यदि तत्सम रहेगा तो उपसर्ग शब्द भी तत्सम रहेगा। ठीक है, मूल शब्द यदि तत्सम है तो उपसर्ग शब्द भी क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, तत्सम मूल शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग लगाया जाता है। बात वही है, जो पहला पॉइंट है उसी को ये सिद्ध कर रहे हैं। तत्सम मूल शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग लगाया जाता है। शिष्यगण, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस नोट को बनाने में मैं कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ा हूँ, कहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ जिससे आपको समझने में परेशानी हो। जो बुक में दिया गया है उसको सरल से सरल रूप में लिखने का और उदाहरण देने का पूरा प्रयास हमने किया है। अगर आपको लगता होगा इसके बावजूद भी कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप अवश्य कमेंट करें।
आइए, और अपने दोस्तों के बीच में जितने भी दोस्त आपके 9th में पढ़ते हैं CBSE बोर्ड से, ठीक है, उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं लिंक के बारे में, उनको फॉरवर्ड करें, बताएं कि मतलब हमारे सर हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, मतलब क्लास न चलते हुए भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये भला का काम हर इंसान को करना चाहिए। आइए, विदेशी मूल शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग लगता है, तो 3 बात क्लियर हो गई। तद्भव उपसर्ग के साथ, तद्भव मूल शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग लगेगा, तत्सम मूल शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग लगेगा, विदेशी मूल शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग लगेगा। आइए हम एक एक एग्जाम्पल जानते हैं। तत्सम उपसर्ग शब्द, ये तत्सम उपसर्ग है, ठीक है। तत्सम मूल शब्द, ये तत्सम मूल शब्द है, और दोनों को मिला देंगे तो सुपुत्र, सु माने अच्छा, पुत्र माने पुत्र, पुत्र माने बेटा, यानी अच्छा बेटा। अगर सु और पुत्र हम नहीं लगा सकते, पुत्र तो तद्भव हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों का तत्सम होना जरूरी है, अर्थात संस्कृत। अगला है तद्भव उपसर्ग शब्द अ है, और तद्भव मूल शब्द भाव है, ठीक है। अभाव, अ और भाव जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा अभाव, यानी कि किसी चीज की कमी। विदेशी उपसर्ग शब्द हर है, ये विदेशी है, और विदेशी मूल शब्द जिसे आगत भी कहते हैं घड़ी है, तो एक शब्द बनेगा हर घड़ी बदल रही है दोस्तों, अपने आप को संभालो, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। विशेष बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। विशेष बिंदु का मतलब होता है कुछ विशेष है, कुछ अलग है, उसको भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आता है, तो ये गाना नहीं है, यहाँ पर समझना है। कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में ज़्यादा प्रचलन या प्रयोग के कारण, कभी कभी होता है कि कुछ उपसर्ग भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने लगते हैं, या प्रयोग होने के कारण, या कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं। साहित्यकार का मतलब जो राइटर है, ठीक है, नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तब उस अवस्था में भिन्न उपसर्ग यानी अलग उपसर्ग और भिन्न शब्दों के साथ मिलकर प्रचलन में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो 3 नियम हमने बताया था कि तत्सम मूल शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग लगेगा, तद्भव मूल शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग लगेगा, और विदेशी मूल शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग लगेगा। कुछ अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो अधिकतर ऐसा होता है 99%, लेकिन 1% जो है ऐसा होता है कि भिन्न भी हो सकता है। तत्सम मूल शब्द रहेगा तो तद्भव उपसर्ग रहेगा, हो सकता है तत्सम मूल शब्द हो तो तद्भव अरे विदेशी उपसर्ग हो। उसकी बात कर, ये कब होता है? जब कोई प्रचलन में ज़्यादा आ जाता है या कोई राइटर उसका प्रयोग करने लगता है, तब ऐसा होता है। जैसे देखिए, बे का अर्थ होता है बिना, तेरे बिना दिल नहीं लगता। बे का अर्थ होता है बिना, बिना एक आगत उपसर्ग है अर्थात विदेशी उपसर्ग है, और जोड़ एक तद्भव मूल शब्द है अर्थात हिंदी का है, तो दोनों आपस में मिल गए। ये मतलब ज़्यादा अधिकतर उपयोग किया गया होगा भाषा में या साहित्यकारों के द्वारा, तो ये प्रचलन में आ गया, लेकिन इनकी संख्या कम मानी जाती है, 1%, उससे भी कम। तो ये शब्द बन जाएगा बेजोड़, यानी जिसका कोई जोड़ ना हो। आइए, अ तत्सम एवं तद्भव उपसर्ग। अ क्या है? तत्सम भी है और तद्भव उपसर्ग भी है, दोनों है, अर्थात ये हिंदी में भी यूज किया जाता है और संस्कृत में भी यूज किया जाता है। और यहाँ देखिए, था का अर्थ होता है अनुमान। था एक तद्भव शब्द है अर्थात हिंदी का शब्द है। अब इसके साथ जब लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अथाह हो जाएगा। था का मतलब अनुमान, अ का मतलब नहीं, जिसका अनुमान न लगाया जा सके, इतना था हो, इतना गहरा हो, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो 3 से अलग है 1%, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ताकि कहीं आए तो आप भ्रमित न हो।
गुरु का काम होता है भ्रम से शिष्य को दूर करना और शिष्य का काम होता है उसको आत्मसात करना। आइए अगला देखते हैं। संस्कृत के निषेधवाची, निषेधवाची का मतलब निषेध करना, मना करना, जैसे धूम्रपान निषेध है। संस्कृत के निषेधवाची अन्न, यानी अन्न का अर्थ होता है निषेध, मना करना, अभाव। अन्न उपसर्ग का रूप हिंदी में अन्न, देखिए ये अन्न में हलंत लगा है, ये संस्कृत का है। वो धीरे धीरे यूज करते हुए हिंदी में इस तरह यूज होने लगा, अन, ठीक, में बदल जाता है। जैसे अनदेखा, अन का अर्थ होता है नहीं, निषेध, यानी जिसे देखा न गया हो, अनदेखा। अनजाना, जिसे जाना न गया हो। अनकहा, जो कहा न गया हो। अनसुनी, जो कभी सुनी न गई हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं उसी 1% को समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए, कुछ तत्सम उपसर्गों के अनेक रूप होते हैं। कुछ तत्सम उपसर्गों के अनेक रूप होते हैं। कुछ ऐसे तत्सम उपसर्ग होते हैं जिनके रूप अनेक होते हैं। उस अनेक रूप को हम जानते हैं। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो आइए देखते हैं तत्सम उपसर्ग के अनेक रूप क्या क्या हो सकते हैं, उसको जानते हैं। तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप भी मिलते हैं। तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप मिलते हैं। आदमी के भी अनेक रूप हैं। जन्म लेता है तो कुछ अलग रूप का शिष्य होता है, फिर बड़ा होता है कुछ अलग रूप का होता है, किशोरावस्था में अलग हो जाता है, यौनावस्था में अलग हो जाता है, वृद्धावस्था में अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तत्सम उपसर्ग के कुछ अनेक रूप हैं, उसके बारे में जानते हैं। आइए, जैसे दिया है दुर, दुस, दुष, दुष, ठीक है। ये दंतिश है, ये मूर्धन्य स, ये आपका तालव्य स है, ठीक। आइए दूर के बारे में जानते हैं। दूर में लभ जुड़ गया तो दुर्लभ हो गया, यानी जिसका दर्शन मुश्किल हो। दुर्गुण, दूर माने बुरा भी हो सकता है, ठीक है, या दूर की वस्तु हो सकती है। दुर्गुण यानी जिसके अंदर बुरा गुण हो। दुर्बोध यानी जिसके बोध का मतलब होता है ज्ञान, जिसके अंदर बुरा ज्ञान हो। अब ये दूर कब लगता है? दूर उपसर्ग का इस्तेमाल कब लगता है? सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में, सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में। यहाँ थोड़ा सा देखिए, सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में। अभी मैं सघोष के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। आइए चर्चा कर ही लेते हैं। पहले जानते हैं सघोष ध्वनियाँ किसे कहते हैं। वे स्वर तंत्रियाँ, स्वर तंत्रियाँ का मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में क्या होता है। वे स्वर तंत्रियाँ जो श्वास नलिका से आती हुई, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं या व्यंजन का, तो एक नलिका है, एक नली है, वो श्वास उसी नली के माध्यम से आती है, उसी को श्वास नलिका कहा जाता है। वे स्वर तंत्रियाँ जो श्वास नलिका से आती हुई श्वास वायु को, यानी जो सांस लेने की हवा है, को रोक देती हैं, मतलब घर्षण का काम करती हैं, ब्रेकर का काम करती है, जिससे कंपन पैदा हो जाता है, ठीक है। वे स्वर तंत्रियाँ ये हैं 3, 4, 5। 3, 4 का मतलब 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प वर्ग। क वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा का मतलब क, ख, ग। क, ख को छोड़ दीजिए, ग को लीजिए, ग तीसरे पे आ रहा है, फिर घ को लीजिए, फिर अंग को लीजिए। उसी तरह प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा, और य, र, ल, व और ह, यही हैं आपके सघोष ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में कंपन होता है। तो उसी की बात कर रहा है, सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में। यानी कि ये लभ क्या है? सघोष ध्वनियों का ये वर्ण है। उसके पहले
दुर उसी में लगेगा, दुर्गुण। अब ग क्या है, सघोष ध्वनियाँ है, क ख ग, ग तीसरे नंबर पे है, फिर ब प फ ब भी तीसरे नंबर पे है, ठीक है। यानी सघोष ध्वनियों से पहले ये दूर लगता है, ठीक है। फिर दुस, दंत स है, ये दंत स और त अघोष ध्वनियों के पूर्व, यानी स और त के पहले दुस लगेगा और अघोष ध्वनियों के पूर्व। अघोष ध्वनि किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, अघोष वे स्वर तंत्रियाँ जो श्वास नलिका से आती हुई श्वास वायु को बिना रोके, इसमें कोई रुकावट नहीं होता, बाहर निकल जाती हैं, जिससे कंपन पैदा नहीं होता, यानी झंकार पैदा नहीं होती है। वो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण लेते हैं, क और ख, च छ, ट ठ, प फ, ब भ और ए चारों उष्म व्यंजन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो दुस है, ये स के पहले और त के पहले और जितनी अघोष ध्वनियाँ हैं उसके पहले लगता है। अब स क्या है, देख रहे हैं, अघोष ध्वनि है, स क्या अघोष ध्वनि है, अस, ये त भी अघोष ध्वनि है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर दुस मतलब ये जो मूर्धन्य स है, ये किसके पहले लगता है, क और प, क और प के पहले लगेगा और अघोष ध्वनियों के पहले लगेगा, ठीक है। फिर है दुस, ये जो तालव्य स है यह च ध्वनियों के पूर्व लगता है। जैसे चरित्र में दुस लग गया, दुष्चरित्र बुरा चरित्र, दुश्चिंता बुरी चिंता, ठीक। आइए, सघोष अघोष ध्वनि आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार निर, निस, निस, निस रूपों का प्रयोग भी होता है। जैसे निर, जन्म में निर लग गया तो ज क्या है, सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में लगेगा, कौन, निर। यानी सघोष ध्वनियाँ जितनी होंगी उसी के पहले निर लगेगा। अब ज क्या है, सघोष ध्वनियाँ है, च छ ज तीसरे नंबर पे है, ग भी तीसरे नंबर पे है। निस, स्वार्थ, निस्धन स्वार्थ या वार्थ कहें, ठीक है। स तो अघोष ध्वनियों के पूर्व लगता है, अघोष में क्या आता है, ठीक है। फिर निष्काम, निस्धन काम, क अघोष ध्वनियाँ है उसके पहले। फिर ये निष्फल, क प आदि अघोष ध्वनियों के पूर्व। यानी जो पहले मैं बताया था उसी के अनुसार है, बस अंतर इतना है कि उसी प्रकार निर, निस, निस रूपों का प्रयोग भी होता है। विशेष, विशेष क्या है, एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग हो सकता है। मतलब एक उपसर्ग का जरूरी नहीं कि एक ही अर्थ हो, उसके अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां आए तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं। भाई उपसर्ग की यदि जानकारी आपको है तो जाहिर सी बात आप नए नए शब्द बनाएंगे। उनमें कभी कभी नए शब्द की व्याकरणिक कोटि, मतलब व्याकरणिक कोटि का मतलब होता है व्याकरण संबंधी श्रेणी या वर्ग, वही रहती है, अर्थात मूल शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी उपसर्गों से नए नए शब्द हम बनाते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई परिवर्तन नहीं होता। व्याकरण कोटि में कोई परिवर्तन न होने का मतलब ये है कि जैसे होनी एक संज्ञा है, इसके पहले हमने अन उपसर्ग लगा दिया, अब एक नया शब्द बना अनहोनी। अनहोनी भी एक संज्ञा है, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात दोनों की व्याकरण कोटि एक ही है, अर्थात इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अन धन आवश्यक, अन एक उपसर्ग है, आवश्यक एक विशेषण है, दोनों मिलने के बाद एक शब्द बना अनावश्यक, अर्थात अनावश्यक भी विशेषण ही बना, मतलब इनके व्याकरण कोटि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेकंड, व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन
कहीं कहीं होता है। जैसे देखिए अ उपसर्ग है, था एक संज्ञा है, ठीक है, और एक नया शब्द बना अथाह। अथाह एक विशेषण है, एक विशेषता बता रहा है कि इसकी गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अर्थात दोनों अलग अलग हो गए तो व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन हुआ नए शब्द बनने के बाद। दोनों अलग अलग हैं इसलिए परिवर्तन हुआ। अगर ये भी संज्ञा ही बनता तो व्याकरणिक कोटि में कोई परिवर्तन नहीं माना जाता। आइए, अन्न धन पढ़। पढ़ एक क्रिया है, लेकिन दोनों मिलने के बाद एक नया शब्द बना अनपढ़। अनपढ़ का मतलब एक विशेषता बता रहा है कि जो पढ़ा लिखा न हो, अर्थात दोनों अलग अलग हो गए। अगर यह भी क्रिया बन जाती तो हम कहते कि व्याकरणिक कोटि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ परिवर्तन हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत न आए। तो दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट अवश्य आप करें। लिंक है पीएम फाउंडेशन, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो पहले पर जो आएगा। और हर समय हर वक्त सभी वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी अवश्य उस पर भी क्लिक करें। और उसमें 3 ऑप्शन आता है, आल, तो आल पर क्लिक करेंगे, जितनी भी वीडियो हमारी बनती रहेगी आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। और हाँ, लाइक और शेयर भी करें, अपने दोस्तों में बताएं कि व्याकरण की श्रृंखला हमारे सर ने शुरू किया है, आप इसे पढ़ो, समझने का प्रयास करो। ये नंबर है, उनसे पूछ भी सकते हो और उसे सर अवश्य पूरी तरह से बताएंगे। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।